टिश्यू दे देते। हाँ जी, आ गए भाई, आ गए, कहीं नहीं गए, आ गए। चलो शुरू करें। कहाँ थे? कुछ नहीं यार, लंच कर रहे थे, खाना खा रहे थे, खाना। हम्म। चलो। चलिए शुरू करते हैं। मेंसुरेशन अपन पढ़ रहे थे और उसी को अपन आगे बढ़ाएंगे। ट्राइंगल, हमने चारों तरीके के ट्राइंगल्स को देख लिया था। मेंसुरेशन, क्षेत्र, मिति, ठीक है। इस बात का मैं आपसे, कड़ी चावल, अरे नहीं भाई, खत्म हो गया, चलो ठीक है, ठीक है, नहीं कुछ नहीं। पानी है। आ, हम लोग भूखे बैठे हैं। अरे नहीं 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 नहीं। चलिए देखियो, मैं आपको एक बात बताता हूं। आप अगर इस क्लास में जो इस बोर्ड पर सवाल मैं लिखा रहा हूं, अगर इतने सवाल आपने सॉल्व कर लिए, एक तो क्लास के सवाल, सबसे पहले जो आपको इस क्लास में पढ़ाया जा रहा है, क्लास नोट्स, और इसका आपको 1 से 2 बार रिवीजन करना होगा। आपको दोबारा इनको सवालों को पढ़ना होगा, पहला। दूसरा, एक दे दिया हमने आपको प्रैक्टिस सेट, जहां से आपको अपने सवालों को सॉल्व करना होगा। टॉपिक वाइज है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में प्रैक्टिस सेट अपलोडेड है। और तीसरा, आपको एक फाइल दी गई है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, जो आपके नोट्स के सेक्शन में उपलब्ध हैं। मैं बात कर रहा हूं गणित की या हर एक विषय की, जो भी आप विषय पढ़ रहे हैं यहां पे। और चौथा है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। वैसे तो आपके नोट्स में 2011 से लेके 2023 तक के सारे पेपर्स उपलब्ध हैं। आप सभी सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। और मैं आपको यहां पे, वैसे तो हम सारे सवालों को टॉपिक वाइज करते चले जाते हैं, टॉपिक में हम लिखते चले जाते हैं, देखो ये पुराना सवाल है, ये पुराना सवाल है। लेकिन आपको जो पढ़ना है वो 2019 से लेके 2023 अगस्त तक के पेपर्स को पढ़ लेना, जो मैंने कल आपको समझाया था, ठीक है। आप अगर केवल इतना भी पढ़ लेंगे तो भी आपका 100% पेपर सॉल्व होगा, गणित के सारे सवाल सॉल्व होंगे, ये मेरी गारंटी है, 100%, है ना। लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से आपने पूरा पढ़ लिया तो आपका स्कोर बहुत अच्छा रहेगा, और फर्दर आगे जब आप एग्जाम देंगे तो आप बहुत अच्छे स्कोर पर जाएंगे, आप सीख चुके होंगे। सब कुछ नोट्स के सेक्शन में, आप एक बार सर्च करोगे, सब कुछ उसके अंदर उपलब्ध है, आप देखो तो सही, ठीक है। तो ये बातें मैंने आपको बता दी। अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। हम पढ़ रहे थे ट्राइंगल। ट्राइंगल में हमने 4 तरीके के ट्राइंगल देखे, स्केलन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब आपके पिछले 2 पेपर जो ऑनलाइन हुए, उसमें कुछ एंगल वाले भी सवाल आपसे पूछ लिए गए, एंगल्स के रेशियो दे दिए गए या ऐसा कुछ करके। देखो समझो, अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं, ये आपका एक ट्राइंगल है और ये इसके एंगल है, ये क्या हो गए, इसके एंगल हो गए। तो सम ऑफ एंगल्स, आप बोलोगे कोणों का योग क्या होता है भाई, कितना होता है, कोई बता सकता है मेरे को? सम ऑफ एंगल्स क्या होता है?
180 डिग्री, 180 डिग्री 100। प्रिंट आउट कैसे निकालूं? अरे भाई कैसी बातें करते हो, फाइल के आगे एक ऐसा ऑप्शन बना रहता है इस तरीके का। फाइल है आपकी कोई, उसके आगे ऑप्शन है, जैसे ही इसको क्लिक करोगे फाइल डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद आपके पीडीएफ रीडर में ओपन होगी, आप उसको सेंड कर दीजिए, जाके व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए, किसी भी दुकान पे चले जाइए, वहां से जेरोक्स निकलवा लीजिए। और अगर आपके मोबाइल में पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है तो आप अपने पीडीएफ रीडर को अपग्रेड करिए, इसको थोड़ा सा अपग्रेड कर दीजिए, गूगल एप्लीकेशन पे जाइए, इसको अपग्रेड करिए। और अगर पीडीएफ के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत है तो कल मैंने आपके नंबर दे रखा है भाई, नंबर भी तो मैंने साझा किया आपके साथ, कल मैंने एक नंबर दिया है पीडीएफ के लिए, तो अब वो शिकायत तो आप मत करो कि पीडीएफ ऐसा वैसा, सीधे उनको मैसेज कर दीजिए टीम को। ओके, पीडीएफ रीडर को अपग्रेड कर दीजिए, आपकी फाइलें वाइलें सब ओपन हो जाएंगी। ठीक है भाई, 180 डिग्री होगा, लेकिन यहां पे कंडीशन होती है। कंडीशन ये होती है कि ये 180 डिग्री कब होता है? 180 डिग्री होता है इसके इंटीरियर एंगल। ट्राइंगल के अगर अंदर के एंगल हैं, इंटीरियर, जिसको बोलते हैं अंतः, अंतः कोण। अगर ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल हैं तो उनका सम कितना होगा? 180। लेकिन अगर उसके बाहर के एंगल हैं, एक्सटीरियर, बाह्य कोण, तो कोई मुझे बता सकता है बाह्य कोण का सम क्या होगा? चलो, इसके बाह्य कोण का सम क्या होगा, कोई बता सकता है? नहीं सर, आईफोन में होती है, आईफोन में इशू है। आईफोन का तो मैं आपको बता रहा हूं, आईफोन में इशू है। आईफोन में इशू आएगा। आईफोन में दिक्कत आएगी, मैं आपको ये पहले से ही क्लियर कर देता हूं, तो कृपया करके आपके घर में किसी के पास भी एंड्रॉयड फोन हो, आपके घर में किसी के पास, आपके फादर के पास, आपके मदर के पास, मान लीजिए आईफोन यूज करते हो तो फादर मदर में से कोई भी तो एंड्रॉयड यूज कर रहा होगा, उनके मोबाइल में एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो, अपना मोबाइल नंबर पासवर्ड डालो और सारे के सारे जो नोट्स हैं उन्हें डाउनलोड करके उनके व्हाट्सएप से अपने व्हाट्सएप पे सेंड कर लो। तो तुम्हारे व्हाट्सएप पे या तुम्हारे टेलीग्राम पर वो सारे नोट्स उपलब्ध होंगे, जब चाहे उनकी आप कहां से निकलवा लो। बोलो, क्लियर है ये बात? आईफोन में इशू आ रहा है तो आप वो देख लीजिए। आंसर होगा इस सवाल का, अगर एक्सटीरियर एंगल का सम है तो वो होता है 360 डिग्री। बस इन दोनों में ये बेसिक डिफरेंस याद रखना, इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, लेकिन अगर एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण है, तो उसका सम होता है 360 डिग्री। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, ये आपका क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये इसके एंगल है, तो इनके एंगल का सम क्या होगा? मैं क्वाड्रिलेटरल पे भी आ गया हूं, तो बताओ भाई, सम ऑफ एंगल्स। तीन सौ साठ डिग्री होता है, चाहे इंटीरियर हो और चाहे एक्सटीरियर हो, दोनों का सम 360 डिग्री होता है, चाहे इंटीरियर एंगल हो और चाहे एक्सटीरियर एंगल हो। अब इस पे आधारित हम सवाल लिखते हैं। आपके पेपर में जो सवाल आते हैं वो बिल्कुल एकदम खत्म सवाल आते हैं, खत्म। मैथ के नाम पे सीटेट में मजाक पूछा जाता है। अगर सीटेट का बहुत आसान मैथ है यार, इससे ज्यादा आसान मैथ कहीं नहीं होता है, मैं सच बता रहा हूं। इतना आसान गणित, इतना आसान, कोई मतलब स्कूल का बच्चा भी सारे सवाल सॉल्व कर दे, इतना आसान। तो पहली बात तो थोड़ा सा क्या, अरे तहस नहस कर देंगे इसको, उड़ा देंगे मैथ को, कुछ भी नहीं है इस गणित में। आ जाओ भाई, लिखो फिर सवाल। सीटेट
पेपर 1 का सवाल है और सवाल क्या कह रिया है? सवाल कह रिया है द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के एंगल हैं जो कि अनुपात में दिए हैं, आर इन द रेशियो, अनुपात में दे रखे हैं 5:6:7 और लिख दिया व्हाट इज द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, व्हाट इज द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। अब बताओ ये सवाल के नाम पे क्या है? बोलो भाई, सवाल के नाम पे क्या है? आप बोलोगे सर कलंक है। एक त्रिभुज के कोण, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात कितना है भाई? 5:6:7 है। तो उसका सबसे या उसके सबसे छोटे कोण का माप क्या होगा? उसके सबसे छोटे कोण का माप क्या है? उसके सबसे छोटे कोण का माप क्या है? यह है आपका सवाल। कतई सिंपल सवाल है, सवाल के नाम पे कुछ भी नहीं है। सवाल में आपको एंगल्स दे रखे हैं, एंगल्स का अनुपात दे रखा है 5:6:7। अगर इस अनुपात को मैं जोड़ दूं तो टोटल हो रहा है 18 और मुझे पता है टोटल एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। मतलब 1 बराबर 10 डिग्री के, तो 7 बराबर 70 डिग्री, 6 बराबर 60 डिग्री और 5 बराबर 50 डिग्री। क्लियर है? तो सबसे छोटा हो गया 50, सबसे बड़ा हो गया 70 और ये हो गया 60। आपसे सबसे छोटा और सबसे बड़े का सम पूछा जा सकता है, सबसे बड़े और सबसे छोटे में अंतर पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछ सकते हैं, आप सब कुछ बता दोगे अगर सवाल आपको इस तरीके से आता है तो। एक और लिखिए सवाल। अब जैसा ही सवाल पेपर 1 में ऐसा ही सवाल पेपर 2 में आ गया। पेपर 2, अब बताओ, ये ऑनलाइन जब पेपर हुआ ना तो पेपर 1 पेपर 2 में एक जैसे ही सवाल रख दिए इन्होंने। आर इन द रेशियो 2:3:5, then the sum of the smallest, सबसे छोटा, and largest angles of the triangle is, ये आपका सवाल है। अब बताओ क्या होगा सवाल का उत्तर? ये रहा आपका सवाल। सवाल में लिखा हुआ है एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात दो अनुपात 3:5 है, तो सबसे छोटे सबसे बड़े कोण के योग क्या है? सबसे बड़े सबसे छोटे कोण का योग क्या है? सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का योग क्या है? बताओ भाई, कतई सिंपल सवाल है। तो सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का योग क्या है? कुछ भी पूछा जा सकता है। बताओ भाई क्या है योग? सवाल क्या है? कर लोगे ना? ऐसा सवाल अगर पेपर में आएगा तो कर लोगे, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? ठीक है भाई। 2:3:5, कुल मिला के इनका सम हुआ 10, 10 बराबर 180 डिग्री के, तो 1 बराबर किसके? 18 डिग्री के। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, बस आपको पता है सबसे छोटा है 2, सबसे बड़ा है 5। अगर मैं इन दोनों ही नंबर का सम करूं तो मेरा कितना आएगा? 7।
तो मैं डायरेक्ट 7 की वैल्यू निकालता हूं। 18 सत्ते कितना होता है 126, ये आंसर आ गया 126 डिग्री। खत्म, गया, टाटा, गुड बाय। आंसर कितना आ गया 126। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता सबसे बड़ा कोण कौन सा है, तो 18 पंजे 90 डिग्री, 18 दूनी 36 डिग्री, तो आप फिर अलग अलग निकाल भी सकते थे। अगर आपसे अंतर पूछा जाता तो आप अंतर निकाल सकते थे, 5 में से 2 चले गए तो 3 की वैल्यू निकाल लेते। ठीक है, कर लोगे। आंसर है 126। हर एक बच्चा इस सवाल को कर लेगा। ऐसा एक बेसिक सा सवाल एंगल पे आपसे पूछ लिया जाएगा जो कि आप कर लोगे आसानी से, कुछ भी नहीं है उस सवाल में। ठीक है, बोलो यस और नो, हां या ना। बढ़ जाएं आगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम शुरुआत करेंगे क्वाड्रिलेटरल की। अब ये है भाई साहब बड़ा ही इंपॉर्टेंट, क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज। इस पे लगा लीजिए स्टार। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वाड्रिलेटरल, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। पेपर 1 में तो सवाल पूछा ही जाएगा और पेपर 2 में भी यहां से सवाल पूछा जाता है। ठीक है भाई, आइए। क्वाड्रिलेटरल अलग अलग प्रकार के होते हैं। हम बेसिक 4 प्रकारों को यहां पे देखेंगे। सबसे पहला हम जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्ग। स्क्वायर क्या है? आप बोलोगे सर स्क्वायर का मतलब है ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, ये होता है ये क्या होता है? स्क्वायर होता है। मैंने लिख दिया, जैसे हम इसे डिनोट करते हैं ए बी सी और डी, तो इसकी भुजाएं बराबर हो गई, ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी। लो भाई, अब आते हैं हम रेक्टेंगल पे, जिसको कहते हैं आयत। ये हो गया आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, हम इसकी भुजाओं को डिनोट कर देते हैं ए बी सी और डी। मैंने लिख दी, इसकी ये साइड हो गई। अब आपको ये समझना होगा इसकी प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब ए बराबर सी के और बी बराबर डी के। यहां पे अपोजिट साइड्स इक्वल होती, हाँ या ना भाई? ठीक है, अब आते हैं तीसरे पे, रोम्बस, जिसको हम कहते हैं हिंदी में सम चतुर्भुज। और चौथा है पैरेललोग्राम, जिसे हम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। अब इनको भी अच्छे से देख लो। रोम्बस क्या है भाई? ये बना दिया मैंने रोम्बस का फिगर। ये हो गया आपका पैरेललोग्राम। इसको भी हमने ABCD से डिनोट कर दिया, A B C और D, और यहां भी हमने इसको ABCD से कर दिया A B C और D। थोड़ा सा समझिएगा, रोम्बस में चारों साइड बराबर होती हैं, A बराबर B के बराबर C और बराबर D, और यहां पर पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, A बराबर C और B बराबर D। तो इसका मतलब अगर हम साइड के हिसाब से देखें, बोलिए, सिलेबस में मेंसुरेशन नहीं दिया है, ज्योमेट्री दिया है। अरे गोली मारो तुम सिलेबस को, हम जो पढ़ा रहे हैं पढ़ लो, नैया पार हो जाएगी।
और दिमाग अगर एक्स्ट्रा चलाना है तो वो बात अलग है। तुम एक काम करो, तुम यूट्यूब पे पढ़ लेना किसी टीचर से। यूट्यूब पे आजकल बहुत अच्छे टीचर पढ़ाते हैं। देखो, थोड़ा आप अच्छे से पढ़ लोगे तो तुम्हारे सारे नंबर आएंगे, हर एक सवाल तुमसे बनेगा। और अगर थोड़ा ज्ञान तुमको ज्यादा है तो बात अलग है, फिर तो तुम किताब विताब ले लो, छोड़ो तुम क्लास व्लास, क्यों साला समय खराब कर रहे हो? बहुत समय खराब होता है इसमें। एक घंटे की क्लास में कितना समय खराब हो गया बताओ? मात्र 10 सवालों को करने में 1 घंटा ले लिया, इससे अच्छा 1 घंटे में तो तुम 100 सवाल कर लोगे। खुद से पढ़ो, छोड़ दो क्लास व्लास देखना, बंद करो। आओ भाई, यहां पे हम देख पा रहे हैं कि स्क्वायर की चारों साइड बराबर हैं, वैसे ही रोम्बस की चारों साइड बराबर है। रेक्टेंगल की आमने सामने की साइड बराबर है, अपोजिट साइड। ऐसे ही पैरेललोग्राम की आमने सामने की साइड बराबर है। तो साइड के हिसाब से रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम एक जैसे नजर आ रहे हैं, और स्क्वायर और रोम्बस एक जैसे नजर आ रहे हैं अगर मैं साइड की बात करूं तो। ठीक है भाई? ओके भाई, ठीक है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अगर मैं एंगल की बात करूं, कि यहां पर अगर मैं एंगल की बात करूं, ये जो एंगल्स इसके दिए हुए हैं, यहां पर जो एंगल इसके दिए हुए हैं, तो आप बोलोगे सर ये सारे एंगल इसके बराबर होंगे। आप बोलोगे ऑल एंगल्स आर इक्वल, सभी कोण बराबर हैं। और अगर हम रेक्टेंगल में देखें तो यहां भी आप बोलोगे ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो मुझे एक बात पता चल गई कि अगर चारों ही कोण बराबर हैं और टोटल इनका सम 360 है, तो प्रत्येक कोण कितना हो गया? 90 डिग्री। 90 डिग्री जब ये चारों ही बराबर हैं और 360 को 4 से भाग दोगे तो 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। बोलो कहीं कोई दिक्कत है? अभी इन दोनों की बातें हो रही हैं, हां या ना, यस और नो। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और यहां पे एक डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं। ये लो भाई, डायगोनल हमने ड्रॉ कर दिया। ये हमने क्या बना दिया? डायगोनल। एक है D1, एक है D2। लो डिनोट भी कर दिया, D1 और D2। हमने यहां भी डायगोनल्स बना दिए, इसको भी हमने लिख दिया D1 और D2। क्लियर? तो यहां पे अगर इन दोनों की बात की जाए, डायगोनल्स को हिंदी में विकर्ण कहते हैं। तो डायगोनल्स आर इक्वल, विकर्ण, डायगोनल को क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। तो आप समझ गए, विकर्ण बराबर होते हैं, सभी कोण बराबर होते हैं। यहां पे सभी कोण बराबर होते हैं लिखा है, यहां भी इन दोनों के डायगोनल बराबर होंगे। तो आप बोलोगे डायगोनल्स आर इक्वल। अब आते हैं इन दोनों पे। हमने क्या देखा यहां पे कि आप बोलोगे सर अगर हम एंगल की बात करें, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ऐसे हमने यहां एंगल देखा, ये एंगल देखो, ये एंगल देखो, ये एंगल देखो, ये एंगल देखो। जैसे यहां पे चारों एंगल बराबर थे, चारों एंगल बराबर थे, क्या यहां पे चारों एंगल बराबर होंगे? आप बोलोगे सर नहीं, यहां पे चारों एंगल बराबर नहीं होंगे और यहां भी चारों एंगल आपस में बराबर नहीं होंगे। यहां पे आमने सामने का एंगल बराबर होगा। तो आप क्या लिखोगे? या इन दोनों की सेम प्रॉपर्टी क्या हो गई? अगर मैं इसकी और इसकी बात करूं तो आप बोलोगे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, आमने सामने के एंगल बराबर होंगे। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जैसे यहां पे सारे एंगल बराबर थे, यहां पे अपोजिट एंगल इक्वल हो रहे हैं। क्लियर? अगर हम डायगोनल की बात करें, जैसे ये होगा डायगोनल और ये हो गया डायगोनल, तो एक को मैंने डिनोट कर दिया D1 से और एक को डिनोट कर दिया D2 से।
अगर यहां पे मैं डायगोनल की बात कर दूं और इस डायगोनल की बात कर दूं तो ये हो गया D1 और ये हो गया D2। यहां पर D1 और D2 बराबर नहीं होंगे, तो डायगोनल विकर्ण, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स बराबर नहीं होंगे। मुझे साफ पता चल रहा है ये छोटा है, ये बड़ा डायगोनल है, ये छोटा डायगोनल है, ये बड़ा डायगोनल है। क्लियर है? बहुत ही अच्छे से मैं एलेबोरेट कर रहा हूं, एक एक चीज बता रहा हूं इन चारों फिगर की। इन चारों में एक रिलेशन है, इसलिए इन चारों को एक साथ पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इनमें रिलेशन है और इस रिलेशन में एनसीईआरटी में सवाल दिए गए हैं और आपके सीटेट में इन्हीं के रिलेशन पे सवाल भी आ जाता है, इसीलिए हम इसको इस तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है? हां, यहां नोट करने वाली बात यह है कि अगर मैं बात करूं स्क्वायर की और बात करूं किसकी, रोम्बस की, अगर हम इन दोनों की बातें करें तो यहां पर जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। बाइसेक्ट तो ये कर ही रहे हैं। देखो बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, यहां पे चाहे इसका डायगोनल हो, चाहे इनके डायगोनल हो, इसका डायगोनल हो, इन चारों ही फिगर में डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है जब ये एक दूसरे को कट करें तो बराबर हिस्सों में दो लाइनें एक दूसरे को तोड़ दें। जैसे ये डायगोनल और ये डायगोनल इस इंटरसेक्शन की वजह से बराबर हिस्सों में टूटा, ये डायगोनल और ये डायगोनल आपस में बराबर हिस्सों में टूटे, जिसे बोलते हैं बाइसेक्ट करना। जैसे देखो इधर ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला बाइसेक्ट हो रहा है, यहां भी बाइसेक्ट हो रहा है और यहां भी बाइसेक्ट हो रहा है। लेकिन यहां पे अगर मैं कोण की बात करूं तो यहां कोण 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कौन सा कर रहा है, स्क्वायर करेगा। स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे, 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करेंगे, काटेंगे। और रोम्बस समचतुर्भुज के जो डायगोनल होंगे, विकर्ण होंगे, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटेंगे। आ रही है बात समझ में? बोलो भाई, सिंपल है क्या? एक एक चीज समझ में आ रही है यहां पे? ये इसकी सारी प्रॉपर्टी हो गई, ये इसकी सारी प्रॉपर्टी हो गई। अब देखो चारों फिगर को देख के क्या समझ में आ रहा है? सबसे पहले एक बात समझ में आ रही है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे से पैरेलल हैं। चाहे इस लाइन को और इस लाइन को देखो, पैरेलल है। इस लाइन को इस लाइन को देखो, पैरेलल है। इस लाइन को अरे 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 कहां जा रहे हो मित्र? इसको और इसको देखो, पैरेलल है। तो यहां पे ये दो लाइन और ये दो लाइन मतलब अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। चारों फिगर में सेम बात हो रही है। देखो अगर मैं चारों फिगर की बात करूं तो सभी की सभी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये तो पैरेलल है, पहली बात। दूसरा, यहां पर बराबर है चारों साइड, यहां पे चारों साइड बराबर है। आमने सामने की साइड बराबर इसमें और इसमें आमने सामने की साइड बराबर। यहां इन दोनों में डायगोनल बराबर, लेकिन इन दोनों में डायगोनल बराबर नहीं। बाइसेक्ट सारे के सारे कर रहे हैं, लेकिन 90 डिग्री पे कौन से कर रहे हैं? केवल स्क्वायर और रोम्बस। तो यहां पे मुझे एक बात पता चल गई कि पैरेललोग्राम की जितनी भी प्रॉपर्टी है, दो पैरेलल लाइन अगर हैं, जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। आप अगर मैं ऐसे बोलूं, देखो ये है, ये और ये, अगर ये दो पैरेलल लाइन है तो इनके ये जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, इनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। इनका सम कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री। तो आपको ये समझ में आ गया कि सर ये दोनों पैरेलल तो इनका सम 180 डिग्री, ये दोनों पैरेलल तो इनका सम 180 डिग्री। ये दोनों समझ में आ रहा है? इन्हें जोड़ो 180, इन्हें जोड़ो 180, इन्हें जोड़ो 180, इन्हें जोड़ो 180। ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है जो इस पर भी लागू हो रही है, इस पे भी लागू हो रही है, इस पे भी लागू हो रही है, सभी पे लागू हो रही है। बोलो भाई, क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हो गया, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो और चाहे रोम्बस हो, ये सभी के सभी क्या है? पैरेललोग्राम है। अगर आपसे पूछा जाए स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस किसका एग्जाम्पल है, तो आप बोलोगे ये पैरेललोग्राम के एग्जाम्पल है। ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम है और ये भी पैरेललोग्राम है। क्या ये बात आपको क्लियर हो रही है? हाँ या ना?
समझिए इसको, यही तो सवाल है। अगर आप रेक्टेंगल और स्क्वायर को देखेंगे, बहुत ही गौर से देखिए, रेक्टेंगल और स्क्वायर को आप देखिए, स्क्वायर अपने आप में एक अलग फिगर है, लेकिन रेक्टेंगल की जितनी भी प्रॉपर्टी हैं वो सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर फॉलो कर रहा है, लेकिन स्क्वायर की जितनी भी प्रॉपर्टी हैं वो कौन फॉलो नहीं कर रहा? रेक्टेंगल फॉलो नहीं कर रहा। तो यहां पे पॉइंट सामने बिल्कुल सीधा है। आप क्या कह सकते हो? स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। क्लियर है बात? ये एकदम क्लियर है। वर्ग एक आयत है। स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, लेकिन इसका उल्टा नहीं कह सकते, रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर, ये नहीं बोलते, वाइस वर्सा नहीं होगा। इसकी सभी प्रॉपर्टी ये फॉलो करेगा। बोलो हाँ या ना? तो स्क्वायर क्या है? रेक्टेंगल का एग्जाम्पल है। अब रोम्बस की जितनी भी प्रॉपर्टी हैं वो सारी प्रॉपर्टी कौन फॉलो कर रहा है? स्क्वायर फॉलो कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं? स्क्वायर इज अ रोम्बस। ये दोनों ही बातें सत्य हैं, इनको याद रखना। और ये सभी के सभी पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम, ये भी एग्जाम्पल, ये भी एग्जाम्पल। तो स्क्वायर क्या है? एक समचतुर्भुज है, वर्ग एक समचतुर्भुज है। अगर कोई टीचर या कोई मास्टर या कोई भी तुमसे पूछे तो इनकी प्रॉपर्टी के अनुसार आप फिगर को देख के एकदम क्लियरली ये बात कह सकते हो। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये राम कथा हमने क्यों पढ़ी? इतनी राम कहानी आपने हमें पढ़ा दी है ना, क्या फायदा है इसका सर? इसका कोई फायदा है? क्या करेंगे इतने नाटक का? आ जाओ भाई पे सवाल लिखो। आपके पेपर में एक सवाल आता है और सवाल लिखा है फॉर द गिवन शेप्स विच आर ऑफ द फॉलोइंग। ऑनलाइन पेपर में भर भर के आपके स्टेटमेंट के सवाल आए थे इसी के ऊपर। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? दिए गए आकार के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? लो भाई, अब ये आपके 4 फिगर थे सवाल में। एक फिगर ये है, एक फिगर ये है, एक फिगर ये है, एक फिगर ये है। ये 4 सवाल, 4 फिगर आपको दिए गए। अब आपके सामने ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1, वन ऑफ देम इज नॉट अ पैरेललोग्राम। वन ऑफ देम इज नॉट अ पैरेललोग्राम। दूसरा, टू ऑफ देम आर रोम्बस। तीसरा, टू ऑफ देम आर रेक्टेंगल। और चौथा, ऑल आर पैरेललोग्राम। इसलिए हमने ये प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई है। ठीक है, आपके सवाल है सभी में से एक समांतर
चतुर्भुज नहीं है। दूसरा, सभी में से दो समचतुर्भुज हैं। ये तो हिंदी तो लिख ही लोगे ना, ठीक है। सभी में से दो समचतुर्भुज हैं। सभी में से दो आयत हैं। और चौथा ऑप्शन है सभी समांतर चतुर्भुज हैं। सभी समांतर चतुर्भुज हैं। लो भाई, क्लियर है, डन है। कौन सा ऑप्शन सत्य नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है, सत्य नहीं है। सभी समांतर चतुर्भुज हैं, ये बात तो सत्य है भैया। सभी के सभी पैरेललोग्राम हैं। इनमें से दो आयत हैं, दो रेक्टेंगल हैं। आप बोलोगे सर ये भी सत्य है, दो इसमें रेक्टेंगल हैं। क्या बात समझ में आ रही है? क्लियर है। इनमें से दो समचतुर्भुज हैं, ये भी सत्य है। अगर सारे के सारे समांतर चतुर्भुज हैं, सभी के सभी पैरेललोग्राम हैं, तो इसमें क्या होगा? सभी में से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, पैरेललोग्राम नहीं है। कौन सा वाला गलत है? ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग। आपसे पूछा गया नॉट करेक्ट, सत्य नहीं है, पहला वाला सत्य नहीं है। डन है भाई, ठीक है। पेपर में अगर सवाल आए तो कृपया करके सवाल को ठीक कीजिएगा, ऐसे आपके स्टेटमेंट के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फटाफट अब अपन इसके फॉर्मूले देख लेते हैं। अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो अब प्रॉपर्टी नहीं लिखाऊंगा, मैं सीधे फॉर्मूला लिखाऊंगा। ये हो गया आपका स्क्वायर, और ये हो गया आपका रेक्टेंगल आई। साइड हम डिनोट कर देते हैं ABCD से। ए, इसको भी ए मान लिया, इसको भी ए मान लिया, इसको भी। कोई सारी साइड एक जैसी हो रही है। ये होती है लंबाई, ये होती है चौड़ाई, तो ये सामने की लंबाई और सामने की चौड़ाई। ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं इसका पेरीमीटर क्या होगा, परिमाप, तो पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड 4a। इसका पेरीमीटर क्या होगा? 2l प्लस बी। बस फॉर्मूले याद रखिएगा। एरिया इज इक्वल टू कितना होता है? ए स्क्वायर, क्योंकि ये और ये एक दूसरे से लंबवत हैं, परपेंडिकुलर हैं, बेस इनटू हाइट। क्वाड्रिलेटरल का मैंने आपको बोला बेस इनटू हाइट। बेस इनटू हाइट का मतलब क्या हो गया? ये तभी निकल सकता है जब आपका आधार और ऊंचाई एक दूसरे के लंबवत हो, या उसके दो डायमेंशन एक दूसरे के लंबवत हो, तभी आप इसका एरिया निकाल सकते हो। इसका एरिया क्या हो जाएगा? L इंटू बी। कहीं कोई दिक्कत है? अब बात करते हैं इसके डायगनल पे। डायगनल इसका होता है √2a, और इसका डायगनल क्या होगा? √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस ये फॉर्मूले याद रखना। इन फॉर्मूले को याद रख लो, बहुत ही ढंग से याद रख लो, अच्छे से याद रख लो, बढ़िया तरीके से याद रख लो, काम आएंगे। अगर इसका डायगनल मुझे पता है तो एरिया का एक फॉर्मूला और बनता है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो मैं कह सकता हूं एरिया का एक ये भी फॉर्मूला है, डायगनल का स्क्वायर अपॉन 2। ये किसके लिए है? ये आपके स्क्वायर के लिए है, वर्ग के लिए। ठीक है भाई। हिंदी में काय का हिंदी में क्या? हिंदी में क्लास लेता है कि आज ही आया है क्लास लेने? पेरीमीटर को बोलते हैं परिमाप। कल की क्लास में क्या नशा करके बैठा था? तुम लोग पढ़ाई करते हो कि मजा करते हो? बेटा क्या टालपट्टी में बैठ के तो नहीं पढ़ा तूने? कहां से पढ़ा है? कल की क्लास में एक एक चीज बता दी। डायगनल को विकर्ण कहते हैं, अभी पिछले ही इस पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, डायगनल को विकर्ण कहते हैं। अब तू कहे कि ये पेरीमीटर और एरिया को परिमाप और क्षेत्रफल लिख दें, तो ये तो मैं कल भी बता चुका हूं, ये तो हर बच्चे को पता है, छोटे बच्चे से पूछ लेना। क्या इसके अंदर हिंदी चाहिए तेरे को? बेटा ब्लॉक मार के भगा दूंगा, होगा कुछ नहीं तुम्हारा। ठीक है।
गुस्सा मत दिलाया करो, कोई मतलब नहीं है, आराम से पढ़ो, तसल्ली से पढ़ो, और नहीं पढ़ना तो कतई मत देखो क्लास यार। मैं तो कह रहा हूं यूट्यूब चैनल पे जाओ, वहां से पढ़ो। इसकी भी हिंदी में क्या मतलब, ले भाई लिख ले यार, तेरी आत्मा को शांति मिलनी चाहिए। ले, परिमाप, ये हो गया क्षेत्रफल। क्या बनेगा तू टीचर यार, ये हो गया विकर्ण। ले भाई, मोक्ष मिला कि नहीं? हद करते हो यार। आगे बढ़ो। लिखो भाई, अब सवाल लिखना शुरू करो, सवालों को सॉल्व करो। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर। स्क्वायर का पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर है। एक रेक्टेंगल आपको दे रखा है, हैज द सेम विड्थ, उसकी जो चौड़ाई है वो समान है एज द स्क्वायर। जितनी स्क्वायर की चौड़ाई है उतनी ही रेक्टेंगल की चौड़ाई है। इस लाइन का मतलब ये है, द लेंथ ऑफ द स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल की लंबाई है, इज डबल ऑफ इट्स विड्थ, मतलब खुद की चौड़ाई से रेक्टेंगल की जितनी चौड़ाई है उसकी लंबाई उसकी दुगनी है। आपसे सवाल किया गया, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है भाई, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, समझिए इसको। सवाल में लिखा हुआ है एक वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है। एक आयत है, एक आयत की चौड़ाई वर्ग की चौड़ाई के बराबर है। एक आयत की चौड़ाई वर्ग की चौड़ाई के बराबर है, और आयत की लंबाई, सवाल में लिखा क्या है बस इसको अच्छे से पढ़ लो। इससे ज्यादा आसान सवाल नहीं होता है, एनसीईआरटी के सवाल है यार। कितना सिंपल सवाल है, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या है बताओ भाई, तो आयत का क्षेत्रफल क्या है? लो, तो आयत का क्षेत्रफल क्या है, सवाल को सॉल्व करिए। सवाल के नाम पे कलंक है, कुछ भी नहीं है सवाल में, बिल्कुल खत्म सवाल है। अगर ये भी सवाल आपसे सॉल्व नहीं हो रहा तो इसका मतलब ईश्वर की कृपा है, स्वयं ईश्वर ने भेजा है तुम्हें कि जाओ बेटे मोमोज बेचना। ठीक है, तो ये सवाल तो सॉल्व होना चाहिए तुमसे, इतना सिंपल सा सवाल है। एक वर्ग का परिमाप, केवल फॉर्मूले पता होना चाहिए, अगर फॉर्मूले पता है तो तुम सवाल को सॉल्व कर लोगे। वर्ग का परिमाप होता है 4a, मतलब 4 इंटू साइड, साइड बराबर होती है तो चारों को जोड़ दिया तो 4a हो गया। ये बराबर 20 सेंटीमीटर के। एक स्टेप बाय स्टेप करते हैं, चलो, कतई सिंपल सवाल है। तो साइड निकल के आ गई वर्ग की 5 सेंटीमीटर। तुमको पता है वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है, लंबाई चौड़ाई सब बराबर। तो जितनी इसकी चौड़ाई है उतनी ही चौड़ाई रेक्टेंगल की हो गई 5 सेंटीमीटर। लंबाई इसकी दुगनी है, मतलब 10 सेंटीमीटर। एरिया निकल के आ गया L इंटू बी। सवाल के नाम पे क्या था बेटा, ये इसे अपन क्या कहेंगे, कलंक। अब यही सवाल तुम्हारे सीटेट में पूछा गया सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब बताओ, हर बच्चे ने सॉल्व कर लिया, सब पे सॉल्व हो रहा है सिंपल सवाल, कुछ भी नहीं था इसमें। और लिखिए, चलो, आपको सिर्फ फॉर्मूले याद होना चाहिए और कुछ भी नहीं, सिर्फ फॉर्मूले याद रखिए, बाकी सारे सवाल आपसे सॉल्व होंगे।
पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो दे रखा है 24 सेंटीमीटर, बिल्कुल सेम सवाल लिखा रहा हूं। एंड लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, आयत की जो लंबाई है वो आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर। बहुत ही बढ़िया बात है भैया। इफ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल आर इक्वल, देन फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये सवाल कैसे हैं, ये समझ में नहीं आया? चलो ठीक है, नहीं आया तो बेटा छोड़ दे फिर। अगर पिछला सवाल समझ में नहीं आया तो पढ़ाई छोड़ दे। कैसे? अरे उस सवाल को भी नहीं समझ में आया, तुम जानबूझ के लिखते हो ऐसा लगता है। कुछ बच्चे बड़े फर्जी टाइप के लग रहे हैं मेरे को इस बैच में। एक वर्ग का परिमाप, सच में नहीं आया कि जानबूझ के लिख रहे हो? नकल चली होगी पेपर में तभी पास हुए हो। एक वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है और एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, सवाल के नाम पे कुछ भी नहीं है। 8 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई। एक वर्ग का परिमाप कितना है? 24 सेंटीमीटर, एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यदि मैं सीधे लिख देता हूं, दोनों का परिमाप बराबर है, यदि दोनों का परिमाप बराबर है तो आयत का क्षेत्रफल क्या है? ये आपको सवाल सॉल्व करना है। आयत का क्षेत्रफल क्या है? आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल बहुत ही सिंपल है, आसान है। मुझे अगर रेक्टेंगल का क्षेत्रफल निकालना होगा, एरिया निकालना होगा, तो मुझे क्या करना होगा? L इंटू बी। अब ये मुझे पहले से दे रखा है 8, बी मुझे नहीं पता, तो बी मुझे फाइंड करना पड़ेगा। मुझे इसका जो लेंथ है वो तो दे रखी है, चौड़ाई नहीं पता, ब्रेथ नहीं पता। अगर ये ब्रेथ हमें पता चल जाए तो सवाल खत्म है। अब ये कैसे निकलेगा? उसी रिलेशन से निकलेगा कि दोनों का पेरीमीटर सेम है। आप बोलोगे सर 24 इज इक्वल टू, क्योंकि 24 आयत उसका वर्ग का पेरीमीटर है, स्क्वायर का पेरीमीटर है, वो बराबर क्या? इसके पेरीमीटर के। तो 2L प्लस बी। L की वैल्यू कितनी है? 8 है। 2 से काटा, ये आ गया 12। 8 प्लस बी, तो बी की वैल्यू आ गई 4। सवाल के नाम पे कुछ भी नहीं है। तो ब्रेथ अगर चाह रही है 8 चौक 32, एरिया निकल के आ गया 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही सवाल का उत्तर है, हर एक बच्चे का आ जाना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई आपका उत्तर आ रहा है तो आप कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हो, कृपया करके कैलकुलेशन को ठीक रखिए। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है, सवाल को आपने समझा ही नहीं कि लिखा क्या है। हर एक बच्चे का 32 आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ बालकों? हैं? हाँ बोलोगे जरा, मैं नहीं पता क्या हुआ। हमको कुछ नहीं पता। लिखो एक सवाल। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 44 सेंटीमीटर। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। द पेरीमीटर ऑफ rectangle is equal to the perimeter of the square. The length of the rectangle is 5 centimeter more than the side of the square. The sum of areas of square and rectangle. लो,
अब देखो सवाल क्या है, बड़ा दिख रहा है। सवाल पढ़ने में क्या है, सवाल पढ़ने में बड़ा लग रहा है। तो आप बोलोगे सर ये तो लेंदी सवाल है, पता नहीं क्या इसके अंदर लिखा है, डिफिकल्ट सा लग रहा है। बिल्कुल कुछ भी नहीं है, सवाल के नाम पे एकदम आसान सवाल है। एक वर्ग का परिमाप आपको लिखा है, एक वर्ग का परिमाप कितना है, एक वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है। और वर्ग और आयत का परिमाप बराबर है। लो भाई, आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो दोनों के क्षेत्रफल का योग क्या है, दोनों के क्षेत्रफलों का योग क्या है। अब सवाल क्या है, थोड़ा सा बड़ा सवाल है, लेंदी है, काफी उसमें बातें लिखी हुई हैं। लेकिन आप समझो, पहले सवाल को पढ़ो, सवाल को पढ़ के समझो। देखो हमें गिवन क्या है, हमको वर्ग का परिमाप दे रखा है, दोनों का परिमाप बराबर है, जो आयत की लंबाई है वो वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो आप मुझे बताओ आयत की लंबाई तुम कब निकाल सकते हो, जब तुम्हें वर्ग की भुजा पता हो, मतलब स्क्वायर की साइड पता हो। तो स्क्वायर की साइड परिमाप होता है 4a इजिकल टू कितना हो गया 44, तो a इजिकल टू हो गया 11। अगर इसकी साइड 11 है तो इसकी ब्रेथ कितनी आ गई, सॉरी लंबाई कितनी आ गई। आप बोलोगे सर लंबाई आ गई 5 बढ़ा दो 16 सेंटीमीटर। अब कोई ऐसा बच्चा है जो ये बात नहीं पता कर पा रहा कि सर 16 सेंटीमीटर कैसे आ गई। सवाल में लिखा हुआ है जो लंबाई है रेक्टेंगल की वो 5 सेंटीमीटर अधिक है स्क्वायर की साइड से। स्क्वायर की साइड 11 है तो लंबाई हो गई 16। ठीक है भाई, अगर मुझे चौड़ाई और पता चल जाए तो मैं इसका एरिया बता सकता हूं। यहां इसका एरिया तो तुमने निकाल ही लिया, ए स्क्वायर कितना आएगा, 11 का स्क्वायर होता है 121, तो इसका एरिया निकल के आ गया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया तो निकल आया। इसका एरिया कैसे निकाल पाओगे जब तक ये ना पता हो ब्रेथ। और ब्रेथ आप तब निकाल सकते हो जब दोनों का परिमाप बराबर हो। इसका मतलब 44 बराबर 2l प्लस बी, 2 से काटा 44 को, 22 बराबर 16 प्लस बी, और 22 में से 16 चले गए तो ये निकल के आ गया 6। तो अगर ब्रेथ 6 है, ये 16 छिक्के 96, एरिया आ गया l इंटू बी 16 इंटू 9, 16 इंटू 6 96, और ये हो गया 121। दोनों का सम कर दो, दोनों का सम किया आ गया 217 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही सवाल का उत्तर है। किस किस का आ रहा है 217 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिस जिसका आ रहा है उसको बधाई हो, आपका उत्तर सही आया है। ठीक है, अगर ऐसा सवाल आपके पेपर में आता है तो आपको मात्र इस सवाल को पढ़ के ये समझना है कि इसमें हमसे पूछा क्या जा रहा है, उसी हिसाब से सवाल सॉल्व कर लेना है। अभी भी कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये सवाल समझ में ना आ रहा हो? कोई है आप में से जिसको लग रहा हो सर ये हमें समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा है, कैसे हो रहा है, बोलो। मैं बार बार आपसे एक बात कहता हूं, जो बच्चे बार बार कमेंट करते हैं, कृपया करके शांति से अगर तुम सवाल को थोड़ी देर देख लोगे, अगर सिर्फ तुम कमेंट ना करो और बस तसल्ली से ये देखो कि सर कर क्या रहे हैं, क्या क्या समझा रहे हैं, तो तुम्हें आ जाए। लेकिन तुम जैसे मान लो मैंने सवाल लिखा इंग्लिश में, जितना वक्त, अब मैं हिंदी में लिखने से पहले बच्चा सीधे मैसेज कर देता है हिंदी में लिख दो। अरे बेटा मैं लिखूंगा ना, मैं हिंदी में क्यों नहीं लिखूंगा, मैं हिंदी में भी तो लिखूंगा, 100% लिखूंगा। मैं हिंदी में भी लिखूंगा, इंग्लिश में भी लिखूंगा, मैं क्यों नहीं लिखूंगा आप बताओ। एक टीचर के नाते तो मैं हर बच्चे को समझाऊंगा, जिसका कमजोर गणित है मैं उसे भी समझाऊंगा। तुमको पता नहीं है मैं पढ़ाता ही ऐसे हूं कि उस बालक को भी समझ में आए जिसको बिल्कुल नहीं आ रहा है, लेकिन उसको मेरे साथ कनेक्ट करना पड़ेगा,
इतना नीचे या इतना बिल्कुल एकदम बेसिक से कोई मास्टर नहीं पढ़ाता। हर टीचर को इतना लगता है कि यार इसको ये तो आता होगा, इस बच्चे को इतना तो इसने पढ़ाई है, ग्रेजुएशन करके बैठा है, बीएड करके बैठा है, इतना गणित तो इसको आता ही होगा। सीरियसनेस की बहुत कमी है आप लोगों में, हद से ज्यादा कमी है। ऐसे नहीं चल पाएगा ना मित्र। ये लो, लिखो भाई, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज। अब ये सवाल पेपर 2 में आया, देख पा रहे हो, ये सवाल पेपर 2 में आया। इससे पहले वाला जो सवाल है ये पेपर 1 में आया। अब आप मुझे बताना इस सवाल में क्या लिखा है। जो लंबाई है रेक्टेंगल की 5 सेंटीमीटर अधिक है। अब इस सवाल को पढ़ लो, ये पेपर 2 का सवाल है। देखो, द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 2/3 ऑफ लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। चलिए भाई, फाइंड द सम ऑफ देयर एरियाज। यहां भी सम पूछ रहे हैं। फाइंड द सम ऑफ देयर एरियाज। बताइए। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। एक वर्ग की भुजा आयत की लंबाई का 2/3 है। एक वर्ग की भुजा आयत की लंबाई का 2/3। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। एक वर्ग की भुजा आयत की लंबाई का 2/3 है। लो, मैंने ऐसे लिख दिया, 2/3 है, मतलब 2/3 है। क्लियर है भाई? एक बच्चा कह रहा है मैं ध्यान से पढ़ती हूँ लेकिन मैं मैथ समझ में नहीं आता। पागल हो क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? यही तो आपको, तुमको मैं बोलता हूं ना, ब्रह्मा जी की कृपा है। ब्रह्मा जी की कृपा का मतलब ही नहीं समझ पाए तुम। ब्रह्मा जी की कृपा का मतलब है कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि आप गलती क्या कर रहे हो। यही तो कृपा है। आपको नहीं पता कि आप गलती क्या कर रहे हो। आपको यह भी नहीं समझ में आ रहा कि आज तक आप सक्सेसफुल क्यों नहीं बन पाए। आपको यह भी समझ में नहीं आ रहा कि आज तक आप इतने अच्छे टॉपर क्यों नहीं बन पाए। और यही आपके ऊपर कृपा है कि आप अभी तक समझ ही नहीं पा रहे हो आपसे गलती कहां हो रही है। आपके पढ़ने के तरीके में कोई गलती है, आपके फोकस में कोई गलती है, या आपके अंदर वो बात ही नहीं है। इस बात का आप आकलन ही नहीं कर पा रहे। सबसे पहले स्वयं का आकलन करिए। आप आज तक कैसे भी रहे हों, कितने भी कमजोर रहे हों, कुछ भी रहे हों, अगर कोई आपसे पूछे कि आप क्यों पढ़ाई कर रहे हो, तो आपका उत्तर एक ही होना चाहिए, हैसियत बदलने के लिए। तब तो जाके वो बात आएगी, वरना तो फिर क्या बोले। चलो, ये तुम्हारे घर के लिए सवाल है। आयत की लंबाई का 2/3 है, तो दोनों के क्षेत्रफल का योग क्या है। ठीक है, चलो भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कल मिलेंगे। इस सवाल को आप बताना क्या इसका आंसर है, कल अपन